नमस्कार। जैसे कि हम पिछले ही लेक्चर में जॉन स्टुअर्ट मिल पर चर्चा कर रहे थे, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में मिल का उपयोगितावाद, बेंथमवाद का संशोधित संस्करण पर चर्चा करेंगे। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए संशोधन। मिल को संशोधित उपयोगितावादी कहते हैं क्योंकि उसने बेंथम के उपयोगितावाद में सुधार कर दिया। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास और एक धर्म के रूप में ग्रहण किया और इसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। किंतु मिल का बौद्धिक क्षितिज और भावनात्मक आधार बेंथम से कहीं अधिक व्यापक था और उसने मानवीयता के उस तत्व को प्रधानता दी जिसने बेंथम लगभग अछूता ही था। ऐसी स्थिति में मिल के उपयोगितावाद का बेंथम के उपयोगितावाद से भिन्न होना नितांत स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त मिल के समय में उपयोगितावाद की तीव्र आलोचना की जा रही थी। उसने इन आरोपों का खंडन करने के लिए उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ ऐसे नैतिक और असुखवादी तत्वों का समावेश किया जिससे कि मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। इस प्रकार उपयोगितावाद के संबंध में मिल की स्थिति एक वैचारिक द्वंद्व की है। J.S. मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में उपयोगितावाद का संशोधित विचार दर्शन प्रस्तुत किया है। यह उसके नवचिंतन का परिणाम है जिसमें वह सुखों के गुणात्मक अंतर की विवेचना करता है। मिल भौतिक सुखों के साथ साथ नैतिक सुखों पर भी बल देता है। इस प्रकार से मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में संशोधन कर दिया। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए गए उस पर हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला बिंदु है सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करना। यानी कि बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानता था किंतु मिल ने उसमें गुणात्मक अंतर भी माना। बेंथम के अनुसार सब सुख समान है, अतः खेलने में उतना ही आनंद आता है जितना कि काव्य पाठ में। यानी कि क्वालिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। मिल ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि सुख में केवल मात्रा का ही नहीं वरन गुण का भी भेद होता है। मिल के शब्दों में एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है और एक संतुष्ट मूर्ख बनने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात अधिक श्रेष्ठ है। और यदि उस मूर्ख या सुअर की राय इससे भिन्न है तो वह इसलिए कि वह प्रश्न के केवल एक पहलू अपने पहलू को ही देखता है। मिल ने यद्यपि सुखों में गुणात्मक अंतर बताकर उपयोगितावाद को निरा भौतिक सुखवाद मानकर उसकी आलोचना करने वालों का मुंह बंद कर दिया, किंतु ऐसा करने में मिल उपयोगितावाद के केंद्र विचार से काफी दूर चला गया। उपयोगितावाद के अनुसार मनुष्य के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। अतः मिल के अनुसार सुखों में गुणात्मक अंतर मान लेने का अर्थ होगा कि मानव जीवन का उद्देश्य उपयोगिता नहीं वरन कोई अन्य तत्व है। इस प्रकार मिल ने सुखवाद का आधार मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक बतलाकर बेंथमवाद को खंडित कर दिया। अगला बिंदु है कि सुखों को मापा नहीं जा सकता। यानी कि सुखों में गुणात्मक अंतर बताकर मिल ने यह भी स्वीकार किया कि सुखों की नापतोल नहीं की जा सकती। सुखों की मात्रात्मक नापतोल असंभव है क्योंकि दो सुखों अथवा दुखों में कौन सा सुख अथवा दुख तीक्ष्ण अथवा रोचक है, इसका निर्णय उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने दोनों प्रकार के सुखों एवं दुखों का अनुभव किया है। मिल के अनुसार सुख की श्रेष्ठता या उपयोगिता को जांचने का तरीका केवल विद्वानों की सम्मति हो सकती है। इस प्रकार मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित सुख दुख की मापतोल को गलत सिद्ध करता है। इसी प्रकार से मिल द्वारा उपयोगितावाद में संशोधन से संबंधित जो अगला बिंदु है वो है उपयोगिता का आधार नैतिकता। यानी कि बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में
नैतिक चेतना, कर्तव्य की भावना, नैतिक बंधन आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके अनुसार व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भौतिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे सभी चीज़ों को केवल भौतिक सुख की प्राप्ति में सहायक या बाधक के रूप में देखकर उन्हें अच्छा या बुरा बताता है। नैतिक आधार पर वह चीज़ों को नहीं देखता। मैक्सी ने इसलिए कहा था कि बेंथम ने राजनीति को नीतिशास्त्र से उसी प्रकार पूरी तरह से अलग कर दिया जिस प्रकार से मैकियावेली ने किया था। किंतु मिल का विश्वास था कि मनुष्य की चेतना के निर्माण में प्रेम, सहानुभूति, धार्मिक भावना आदि का भी योग रहता है। इस सिद्धांत के द्वारा मिल ने बेंथम के उपयुक्तवाद को नैतिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। मिल उपयुक्तवाद की भौतिक एवं राजनीतिक पहलू से हटकर व्यक्तिगत सदाचार के क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इसी प्रकार से जो अगला बिंदु है वो है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। यानी कि जहां बेंथम की उपयुक्तवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है, मनुष्य स्वयं केंद्रित है और इसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। वह दूसरों के सुख और दुख को नहीं समझ सकता। इसके स्थान पर मिल दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। मिल द्वारा उपयुक्तवाद में संशोधन से संबंधित अगला बिंदु है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख और दुख के स्रोत बताए। वे सब बाहरी थे, किंतु मिल ने उपयुक्त के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। उसका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख और दुख का स्रोत माना है और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित किया है। मिल ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोत की बात कहकर उपयुक्तवादी सिद्धांत के आधार का ही अंत कर दिया है। बेंथम और मिल के उपयुक्तवाद में भेद से संबंधित अगला बिंदु है स्वतंत्रता संबंधी धारणा में अंतर। बेंथम के स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत को भी मिल ने संशोधित किया। बेंथम के अनुसार स्वतंत्रता उपयुक्तता सिद्धांत की अनुगामिनी होती है, अग्रगामिनी नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता को सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना, परंतु मिल के अनुसार स्वतंत्रता का स्वयं अपना महत्व होता है और वह स्वयं अपने में एक साध्य है। उपयोगिता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं होती। इसी प्रकार से बेंथम और मिल के उपयुक्तवाद में भेद से संबंधित अगला बिंदु है संपत्ति के अधिकार के संबंध में भिन्नता। बेंथम राज्य को कानूनी रूप से उस संस्था मानने तथा समाज कल्याण में राज्य के कार्यों एवं हस्तक्षेप का समर्थन करने के बाद भी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को महत्व देता है तथा आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता। इसके विपरीत मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान पोषक और राज्य के सीमित कार्यों का समर्थक होने के बाद भी संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहता है तथा आर्थिक क्षेत्र में मजदूरों, बच्चों एवं स्त्रियों के कल्याण के लिए आवश्यक कानून, संरक्षण एवं राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक मानता है। व्यक्तिवादी होते हुए भी यह मिल गरीब एवं शोषित वर्ग के हित में राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप और नियंत्रण के अधिकार का समाजवादियों के समान समर्थन करता है। इसी प्रकार अगला जो बिंदु है वो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत रूप में प्रतिपादन। एक अन्य रूप में भी मिल बेंथम से भिन्न स्थिति ग्रहण करता है। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत समझता था और उसकी रुचि इस बात में थी कि व्यवस्थापन तथा प्रशासन, कानून निर्माण तथा सामाजिक नीतियां निश्चित करने में उसका प्रयोग करे। बेंथम का विचार था कि कानून निर्माता के द्वारा सभी व्यक्तियों के सुख को समान समझकर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए
लेकिन मिल के संबंध में स्थिति दूसरी थी। उपयोगिता के सिद्धांत उसके हाथों व्यवस्थापक के लिए निर्देशित सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया। इस प्रकार से मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद स्वीकार कर तथा भारी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को भी सुख और दुख का स्रोत मानकर मिल ने उपयुक्तवाद को अधिक मानवीय बना दिया है। परंतु मिल के इन विचारों से उपयुक्तवाद का सिद्धांत बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि अब हम सुख को नहीं वरन सुख के स्रोत को महत्व देने लगते हैं। उच्च और निम्न सुख की धारणा मानवीय जीवन के अनुरूप है, क्योंकि इसमें यह विचार निहित है कि मानव होने के नाते हमें मात्र सुख नहीं वरन गुणों की आवश्यकता है। परंतु इस विचार से बेंथम का यह सिद्धांत कि मनुष्य सुख चाहता है, केवल सुख समाप्त हो जाता है। बेंथम का उपयुक्तवाद मात्र एक सुखवादी और भौतिकवादी विचारधारा है। मिल ने इस भौतिकवादी धारणा में नैतिक तत्वों का समावेश किया। मिल उपयुक्तवाद के समर्थन का विचार लेकर चला, परंतु बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल की तुलना में उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और अनुभव इतना व्यापक था कि उसने उनके सिद्धांत की कमियों को अच्छी तरह से देख लिया। मिल ने उपयुक्तवाद की आदर्शशिला ही बदल दी तथा उसे नैतिक आवरण में रखकर नया रूप प्रदान कर दिया। ऐसा करते समय यद्यपि वह बेंथम के उपयुक्तवाद से काफ़ी दूर हट गया है, किंतु उपयुक्तवाद को जो नवीन रूप प्रदान किया है वह काफ़ी आकर्षक एवं प्रभावशाली है। मिल के हाथों में व्यक्ति केवल अपना सुख चाहने वाला नहीं रह गया है, अपितु वह दूसरों का सुख चाहने वाला श्रेष्ठ नैतिक प्राणी बन गया है। मिल के व्यक्तिगत आचार के दर्शन को यदि राज्य पर लागू किया जाए तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य व्यक्ति को केवल भौतिक सुख प्रदान करने वाली संस्था न होकर एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य भी नैतिक है। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।